हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मजे में, खूब स्वाध्याय रखें, करें आप लोग और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अकबर के अभियानों की, और आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हल्दी घाटी युद्ध की। हल्दी घाटी का युद्ध देखो, उससे पूर्व पूर्व जो हमने बात करी थी वो करी थी हमने चित्तौड़ अभियान की। ठीक है, उदय सिंह के पास में हालांकि चित्तौड़ अभियान से पूर्व ऐसा भी उल्लेख मिलता है जो कि अकबर के जीवन पर कलंक या धब्बा माना जाता है। चित्तौड़ अभियान, अकबर ने उदय सिंह के पूर्व चित्तौड़ आक्रमण से उदय सिंह के पास में जो है दो दूत मंडल भी भेजे थे, एक तो भारमल और एक टोडरमल और भगवंत दास। ठीक है, ये लोग समझाने के लिए गए थे किसको? उदय सिंह को, लेकिन उदय सिंह माने नहीं थे और उसके बाद में जो है उसके ऊपर क्या कर दिया गया था? आक्रमण कर दिया गया। आज हम बात करने वाले हैं हल्दी घाटी के महान युद्ध की। ठीक है, जो कि कब लड़ा गया? 18 जून। मुझे नहीं लगता कि आपको हल्दी घाटी का युद्ध समझाने की जरूरत है। ठीक है, तो 18 जून कब लड़ा गया था? 18 जून। ठीक है, 1576। 18 जून 1576। ठीक है, 1576। कई जगह आपको इसका तिथि 21 जून भी मिलता है। ठीक है ना, क्या मिलता है? 21 जून भी मिलता है, लेकिन ध्यान रखना कि 21 जून इसकी तिथि नहीं है। हालांकि प्रामाणिक जो माध्यमिक बोर्ड की, जो शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उसमें दोनों तिथियां मिला करती थी, पहले 18 और 21 जून। अब 21 वाली तिथि को हटा दिया। अब वास्तविक में ये स्थिति है कि 18 जून ही तिथि को इसको प्रामाणिक माना गया है। ठीक है, अगली बात समझ में, किसके मध्य लड़ा गया? तो राणा प्रताप वर्सेज अकबर। राणा प्रताप वर्सेज अकबर के मध्य ये क्या लड़ा गया था? युद्ध लड़ा गया था। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। देखो, अब सुनो, राणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540। माफी चाहता हूं। राणा प्रताप का जो जन्म हुआ वो जन्म हुआ कब? 9 मई 1540 ईस्वी को जन्म हुआ। 1527 में 1572 ईस्वी में उदय सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 28 फरवरी 1572 को 32 वर्ष की आयु में राणा प्रताप राज सिंहासन पर बैठा। राणा प्रताप की पत्नी का नाम आपको लोगों को पता होना चाहिए, केवल बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान रखना कि अजबदे था। अब जब राणा प्रताप सिंहासन पर बैठे हैं तो उस समय राणा प्रताप के सामने दो ऑप्शन थे। क्या ऑप्शन थे? दो विकल्प थे। पहला तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करना और दूसरा मुगलों का प्रतिरोध करना। ठीक है, राणा प्रताप ने मुगलों का प्रतिरोध चुना क्योंकि वो भारतीय इतिहास का वीर क्षत्रिय शिरोमणि, जिसने मुगलों की कभी भी अपने जीवन पर्यंत अधीनता स्वीकार नहीं की। संपूर्ण अकबर काल में अकबर मर मर के खप गया, लेकिन इन मेवाड़ के वीर राजपूतों ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अब जब वीर राणा प्रताप ने मुगलों की प्रतिरोध वाला मामला ही चुना, तो इस स्थिति में ध्यान से सुनना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, इंपोर्टेंट, कि हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व, हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व अकबर ने
राणा प्रताप के सम्मुख निम्न शिष्टमंडल भेजे। ठीक है, यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। कुल 4 लोग, कुल कितने लोग? 4 लोग। देखो नंबर एक जलाल खां कोची। कौन? जलाल खां कोची जाता है आपका अगस्त से लेकर के सितंबर के मध्य 1572 में। कब? 1572 में। जलाल खां कोची समझाने के लिए गया कि राणा प्रताप जी आप मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लो। राणा जी ने उसको हालांकि सम्मान ही किया, बढ़िया सम्मान किया। सम्मान करने के बाद में कहा देखो जी, मुगलों की अधीनता इस जीवन में तो कभी भी नहीं करूंगा। 1573 में 3 लोग गए। अप्रैल 1573 में जाता है मानसिंह, आमेर का राजकुमार मानसिंह। और मानसिंह जाता है तो वहां पर राणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह। कौन थे? अमर सिंह। राणा प्रताप ने अपने पुत्र को कहा था कि वो मानसिंगड़ा जब आए ना, है ना, तो उसका बढ़िया कोई ना उसको कह देना कि पापा की तो क्या की तबीयत ठीक नहीं है, अभी पेट दर्द हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, तो अभी मिल नहीं सकते। तो मानसिंह उस समय बड़ा व्यक्तित्व था, अकबर के नवरत्नों में शामिल था। मानसिंह समझाने के लिए जाता है तो राणा प्रताप उससे मिले ही नहीं। अमर सिंह जी उससे मिलते हैं, राणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह मिले और अमर सिंह मिलने के बाद में अमर सिंह से पूछा गया, अरे भाई तेरे पिताजी को बुला के। नहीं, पिताजी तो क्या है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आपसे अभी तो मुश्किल ही है कि मिलना। तो मान सिंह को ऐसे लगा कि मेरा बहुत बुरी तरीके से अपमान किया गया, बहुत बुरी तरीके से अपमान किया गया। उसके बाद में गए कौन? भगवंत दास, और लास्ट में गए थे टोडरमल। ये 4 लोग कुल मिलाकर के, ध्यान रखना, ठीक है, 4 लोग गए थे हल्दीघाटी युद्ध से पूर्व। लेकिन प्रताप ने इन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। देखो जलाल खां कोची, ध्यान रखना, ये गए 1572 ईस्वी में। ठीक है। नंबर 2 मान सिंह, नंबर 3 और लास्ट में नंबर 4 टोडरमल। कौन? टोडरमल। ट्रिक बना लो इसकी, क्या बनाओगे? JMBT, JMB और T, ठीक है, JMBT। ध्यान रखना कि ये जो तीनों लोग हैं, ये तीनों लोग गए थे कब? 1573 में। मानसिंह गया था अप्रैल 1573 में।
ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो 1572 में एक व्यक्ति था जलाल खां कोची, उसके बाद 3 लोग हैं मान सिंह, भगवंत और टोडरमल 1573 में। ठीक है, अब जब अकबर ने अधीनता स्वीकार नहीं की, माफ करना, राणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, अधीनता स्वीकार नहीं की, कहा कि युद्ध लड़ना ना, आ जाओ। आगे बात समझ में क्लियर है। देखो अब इस मेवाड़ के ऊपर या चित्तौड़ हल्दीघाटी के युद्ध की जो योजना बनाई गई, देखो वस्तुतः ये राजस्थान इतिहास का हिस्सा है, लेकिन फिर भी केवल आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, दिमाग में रखना। अकबर मार्च 1576 में अजमेर आया था और मैगजीन का किला जो कि अजमेर में है, यहीं पर हल्दीघाटी के युद्ध की क्या बनाई जाती है, योजना बनाई जाती है। मानसिंह को इस युद्ध में सेनापति नियुक्त किया जाता है, क्योंकि मानसिंह का अपमान किया गया था किसके द्वारा, प्रताप के द्वारा। 2 अप्रैल 1576 को मानसिंह सेना के साथ अजमेर से रवाना होता है। 2 महीने की यात्रा के बाद में मांडलगढ़ भीलवाड़ा होते हुए खमनौर पहुंचता है और हल्दीघाटी से कुछ दूर खमनौर में बनास नदी के किनारे वो वहां पर क्या लगाता है, अपना शिविर लगाता है। मानसिंह का जो सबसे बड़ा सहयोगी था इस युद्ध में वो था शक्ति सिंह, जो कि प्रताप का सौतेला भाई था। इधर राणा प्रताप भी युद्ध की जोर शोर से तैयारी करने में लगे हुए थे। राणा प्रताप अपनी सेना को लेकर के गोगुंदा से रवाना होते हैं और मानसिंह से 3 कोस दूर अपना शिविर लगाते हैं। इसमें यदि हम बात करें राणा के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे, केवल दिमाग में रखना, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण से ये केवल यही महत्वपूर्ण है, तिथि महत्वपूर्ण है और कब क्या हुआ। ठीक है, राजस्थान के इतिहास से परिप्रेक्ष्य से उसको थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखना कि एक तो हकीम का सूरी थे, राणा की सेना के मुख्य सेनापति थे, आपको पता होना चाहिए। ग्वालियर का शासक था राम सिंह तंवर और उसका पुत्र था सहयोगी राणा पुंजा और उसके साथ में उनके 10 भील। ठीक है, साथ ही साथ भामाशाह जो कि प्रताप के सबसे बड़े आर्थिक सहयोगी हुआ करते थे। जाला बीदा जिन्होंने प्रताप के घायल होने के बाद में प्रताप का छत्र धारण किया था। प्रताप के लगभग 3400 सैनिक हुआ करते थे, केवल 3400 सैनिक, और इधर मानसिंह के पास में 1 लाख की सेना थी। अकबर में यदि हम बात करें अकबर के कौन कौन नायक थे, तो याद रखना कि मानसिंह प्रमुख सेनापति था। अब यहीं से बात, अकबर का सेनापति, इतिहास के परिप्रेक्ष्य से ये आपका महत्वपूर्ण है कि अकबर का सेनापति कौन था। तो ध्यान रखना, हकीम का सूरी जो था वो एकमात्र मुस्लिम सेनापति था अकबर जो है प्रताप की सेना में। किसकी सेना में? प्रताप की सेना में। तो अकबर का सेनापति कौन है? मानसिंह, आमेर का राजा। ठीक है, आमेर का राजकुमार। दूसरा यदि हम बात करें तो शक्ति सिंह जो कि महाराणा प्रताप का भाई हुआ करता था। इधर जगन्नाथ कछवा, आसिफ खां। इस आसिफ खां ने इस हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान जिहाद का नारा दिया था, ध्यान रखना। ठीक है ना। मेहतर खान था एक, अकबर के आने की झूठी सूचना फैलाई थी, क्योंकि इस 1 लाख की सेना के ऊपर 3400 वीर राजपूत भारी पड़े थे। हालत खराब कर दी थी इन मुगलों की। आगे बात समझे, मुगलों की हालत खराब कर दी थी और उनको ऐसा लगा कि भाई साहब अब हालत हमारी खराब है, मुगल सेना हारने की कगार पे थी, रक्त रंजित लहू की नदियां बह उठी। और इसी समय आसिफ खान ने कहा कि अरे मुगलों, ये आपका जिहाद का युद्ध है, जिहाद युद्ध है। क्या है? जिहाद युद्ध है, मतलब क्या है? धर्म युद्ध है। इसमें यदि जीते तो स्वर्ग नसीब होगा और मरोगे ऐसे ही मर गए कायर की तरह तो भी जो है आपको
वीर की भांति मरोगे तो स्वर्ग नसीब होगा, कायर की भांति मरोगे तो नरक मिलेगा। मेहतर खान ने कहा कि अकबर बादशाह आ गए, और जैसे ही अकबर की ये झूठी आने की सूचना मिली तो यहीं पर मुगल सेना में एक बार फिर जो है एक बार से उत्साह का संचार हुआ, पुनः रक्त का संचार हुआ, और अब जो है ये मुगल सेना राणा प्रताप की सेना के ऊपर भारी पड़ने लगी थी। इस भीषण युद्ध में प्रताप घायल हुए, अपने घोड़े चेतक के साथ में युद्ध भूमि से, चेतक जो है इनको युद्ध भूमि से निकाल ले गया था। ऐसा कहा जाता कि जब युद्ध के लिए रवाना जब हुए थे तो अजबदे ने चेतक को कहा था कि आज मेरे सुहाग की रक्षा करना तेरा सबसे बड़ा फर्ज है, और इसीलिए इतना महान घोड़ा चेतक जब घायल होते हैं तो राणा प्रताप को चेतक अपने आप ही जो है दूर ले जाता है। इसी बीच शक्ति सिंह और प्रताप का मिलन होता है, और इसी शक्ति सिंह ने प्रताप को क्या किया, सुरक्षित किया। जाला बीदा ने राजकीय छत्र धारण किया, और बीदा इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और बीदा की वीर गति के साथ ही ये युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वस्तुतः ये अनिर्णित युद्ध रहा। ठीक है, तो देखिएगा अकबर का सेनापति मान सिंह, राणा प्रताप, बीदा ने राजकीय छत्र धारण किया, उनके बलिदान के साथ ही युद्ध समाप्त। ध्यान रखना, नोट कि इस युद्ध में आसफ खान ने जिहाद का नारा दिया, और मेहतर खान ने अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलाई। ठीक है, अब विशेष तथ्य याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि इस युद्ध को 3 इतिहासकार याद रखने हैं आपको। देखो, नंबर 1 अबुल फजल। इस अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। क्या कहा है? खमनोर का युद्ध कहा है। वो कहते हैं कि प्रताप और मान सिंह का जो सामना हुआ था वो खमनोर में हुआ था, जहां पर उसने शिविर लगाया था। कर्नल टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। वहीं बदायूनी कहते हैं कि ये युद्ध जो था वो वस्तुतः गोगुंदा में लड़ा गया था। तो अबुल फजल
नंबर 1 अबुल फजल क्या कहते हैं? खमनोर का युद्ध कहाँ है? नंबर 2 कर्नल टोड, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को क्या कहा है? मेवाड़ की थर्मोपल्ली, मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। वही नंबर 3 याद रखना कि बदायूनी ने इस युद्ध को क्या कहा है? ध्यान रखना, गोगुंदा का युद्ध। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? अब कुछ विशेष बातें सुनो। 1578-79 ईस्वी में एक बार पुनः अकबर ने शहबाज खां को प्रताप के विरुद्ध अभियान पे भेजा था, परंतु यह अभियान असफल रहा। राणा प्रताप ने हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में चावंड को अपनी राजधानी बनाया। यहां पर महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि राणा प्रताप ने इस युद्ध के बाद चावंड को अपनी राजधानी बनाया। महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। तो अपनी राजधानी किसको बनाया था? चावंड को बनाया था। कौन से युद्ध के बाद में? हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में। और 1597 में चावंड में यहीं पर जब धनुष की प्रतिंजा के ऊपर, वो धनुष पर प्रतिंजा चढ़ा रहे थे, डोरी जब लगा रहे थे, तो धनुष का अगला जो भाग है वो लगता है राणा प्रताप की छाती में, और यहीं पर उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1599 ईस्वी में अकबर ने सलीम और मानसिंह को एक बार पुनः इस चित्तौड़ के, माफ करना, कि राणा के खिलाफ क्या भेजा था? अभियान पर भेजा था। इस बात का आप लोग याद रखना। इस समय अमर सिंह जी क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। अमर सिंह क्या हो जाता है? पराजित होता है। अकबर ने बंगाल अभियान के लिए मान सिंह को इसी समय वापस बुला लेता है। अंततः हुआ ये कि ये पराजय होने के बाद में भी ये अभियान जो रहा वो क्या रहा? असफल रहा। ठीक है, आगे बात समझिए। तो निष्कर्ष रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि अकबर का मेवाड़ का अभियान कभी भी सफल हुआ ही नहीं। आगे बात समझिए। एक हम बात करेंगे दिवेर का युद्ध, ठीक है, 1582 में। वस्तुतः राणा प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह वर्सेज मुगल, ठीक है ना, मुगलों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। इस दिवेर के युद्ध को आपको पता होना चाहिए कि मेवाड़ का मैराथन कहा था किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। नोट। याद रखना, अमर सिंह राणा का पुत्र था। राणा का पुत्र वर्सेज मुगल। पंद्रह सौ 82 ईस्वी। इस युद्ध को
कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहाँ है? मेवाड़ का मैराथन कहाँ है? तो ध्यान रखना, मेवाड़ की थर्मोपली किसको कहा है? हल्दी घाटी को। और मेवाड़ का मैराथन कौन से युद्ध को कहा जाता है? दिवेर के युद्ध को। ठीक है, आगे बात समझ। तो ये हमने बात कर ली सारे के सारे इसके युद्धों की। ध्यान देना, अकबर के अन्य जो राजपूत शासक थे, इन अन्य राजपूत शासकों से क्या क्या संबंध थे, इन शॉर्ट हम लोग कर रहे हैं। देखिएगा, अकबर के अन्य राजपूत शासकों के साथ संबंध। ठीक है, क्या क्या संबंध थे? देखो, अकबर थोड़ा बड़ा है भाई। ठीक है, ध्यान देना। नंबर 1, सबसे पहले 1569 ईस्वी में उसने रणथंबोर, कहा रणथंबोर का घेरा डाला था। और रणथंबोर के शासक राव सुरजन ने मुगलों के साथ में क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। नंबर 1, 1569 ईस्वी में रणथंबोर के शासक राव सुरजन ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। नंबर 2, ध्यान देना कि 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, नागौर दरबार सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपका नागौर दरबार से। और नागौर दरबार से पहला ही तो प्रश्न ये बनता है कि नागौर दरबार का आयोजन अकबर के द्वारा कब किया गया? तो 1570 में किया गया था। कब किया गया? 1570 में। इस नागौर दरबार में मेवाड़ को छोड़कर के समस्त राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। मेवाड़ को छोड़ करके, किसको? मेवाड़ की यदि हम बात करें तो ध्यान देना बेटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये जो जिले थे, ये जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, नागौर दरबार के समय मारवाड़ का शासक थे राव चंद्रसेन, जिन्हें भूला बिसरा राजकुमार कहा जाता है। इन्होंने अकबर की अधीनता वस्तुतः स्वीकार नहीं की थी। कई जगह आपको मिलेगा कि अधीनता स्वीकार की। ठीक है, ये वस्तुतः नागौर दरबार से उठ करके नाराज होकर के वहां से सिवाना चले गए थे। और इसी दौरान जो है अकबर ने जोधपुर के ऊपर क्या कर लिया था? विजय प्राप्त कर ली थी। तो इस कारण ऐसा मान लिया जाता है कि साहब जो है राव चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार कर ली, ऐसा मान लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना, कि इस दरबार में केवल मेवाड़ को छोड़कर राजस्थान के समस्त राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार की।
दरबार का आयोजन आमेर राजा बहारमल के द्वारा करवाया गया। आमेर राजा बहारमल ने इसका क्या किया था, आयोजन किया था, ताकि राजस्थान राजपूताने के जितने भी राजा हैं उन समस्त राजाओं को अकबर की अधीन ला दिया जाए। तो याद रखना, रावचंद्र सेन ने भी इसमें अधीनता स्वीकार नहीं करी थी, वो सिवाना चले गए थे। कहाँ चले गए थे? सिवाना चले गए थे। तो जोधपुर पर आक्रमण करके एक तरीके से उन्होंने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया इन्होंने। तो इसलिए फिर मान लिया जाता है कि ये जो है क्या हो गए, अधीन हो गए। अगली बात मोस्ट इंपोर्टेंट, कि अकबर के राजपूत राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध। अकबर राजपूत वैवाहिक संबंध, ठीक है। किन किन राजपूत घरानों ने अकबर के साथ में न केवल अधीनता स्वीकार करते हुए, ठीक है, आ गई बात समझ में? तो देखो, नंबर 1 आमेर। आमेर के शासक थे जिनका नाम था बहारमल। नंबर 2 मारवाड़। मारवाड़ के शासक थे मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किया था किसके साथ में? जहांगीर के साथ में। किसके साथ में? जहांगीर के साथ में। आगे बात समझ में क्लियर है? नंबर 3 पे यदि हम बात करते हैं तो बीकानेर, और बीकानेर के जो शासक थे वो थे कल्याणमल। और नंबर 4 जैसलमेर के हर्राय। बीकानेर, कल्याणमल ने। नंबर 4 जैसलमेर, और जैसलमेर के शासक थे हर्राय। यहां पर ये तो आपकी क्या है, रियासतें हैं। रियासतें, ठीक है। और ये आपके क्या है, शासक। ये आपके क्या है, शासक है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली एक तरीके से अकबर ने कहां कहां उत्तर भारत में कौन कौन सी विजय प्राप्त की, क्या क्या उसकी शासन की नीतियां रही। अब जब हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अकबर की उत्तर पश्चिम विजय। अकबर की उत्तर पश्चिम विजय, ठीक है। यहां से प्रश्न आते नहीं है वैसे, ठीक है, फिर भी इन शॉर्ट मैं आप लोगों को जल्दी से करवा देता हूं। ज्यादातर जो आपके प्रश्न आते हैं ना, वो प्रश्न आपके आते हैं चित्तौड़ और हल्दी घाटी वाला, ठीक है। यदि युद्ध से यदि पूछा जाएगा तो चित्तौड़ आक्रमण, मालवा अभियान भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो देखो ध्यान रखना, सीधे सीधे एक हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है।
नंबर 1 केवल आपको दिमाग में रखना, काबुल। नंबर 1 क्या है? काबुल अभियान। काबुल अभियान किया गया 1585 में। शासक था मिर्जा हाकिम। इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में मान सिंह को अभियान पर भेजा गया था और मान सिंह यहाँ पर क्या रहा? विजय रहा। और विजय रहने के बाद अकबर ने मान सिंह को काबुल की जागीर प्रदान की थी। ठीक है, 1585। शासक मिर्जा हाकिम। अकबर ने अकबर का सेनापति कौन है? मान सिंह। विजय रहा। तो अकबर ने मान सिंह को काबुल की जागीर प्रदान की। ठीक है, इसके अलावा नंबर 2 पे यदि हम बात करें तो ध्यान देना कि भगवान दास ने 1586 में कश्मीर पर आक्रमण किया। कश्मीर आक्रमण। कब? 1586। अकबर का सेनापति कौन था? तो ध्यान रखना, भगवंत दास। कौन था? भगवंत दास। आगे बात समझ में क्लियर है? एक तो काबुल और कश्मीर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सिंध विजय की। सिंध विजय की गई 1591 में। शासक था वहां का जानी बेग। सिंध विजय। ठीक है, यहां सिंध का जो शासक था उसका नाम था जानी बेग। जानी बेग। कब किया गया अभियान? 1591 ईस्वी। अब आगे की बात सुनो, ध्यान देना। अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना को अभियान पर भेजा था और अभियान क्या रहा? सफल रहा। अकबर का सेनापति कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाना जाना बेटा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है ना, तो सिंध विजय के बाद में अफगान के ऊपर विजय की गई थी 1595 में। अफगान विजय कब की गई थी? 1595 ईस्वी में। 1595 ईस्वी में। ठीक है ना, अफगानों का दमन करने के लिए अकबर ने मीर मासूम को भेजा था। बलूचिस्तान के ऊपर क्या हो गया था? अधिकार हो गया। कंधार का शासक था जिसका नाम था मुजफ्फर हुसैन। इस मुजफ्फर हुसैन ने भी अकबर की क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। और इस मुजफ्फर हुसैन को अकबर ने अपना मनसबदार बनाया था। ठीक है ना, तो अकबर का सेनापति मीर मासूम ने अफगानों का दमन किया।
ध्यान रखना कि बलूचिस्तान पर भी अधिकार। कंधार के शासक मुजफ्फर हुसैन ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। और इसे क्या बना दिया गया? मनसबदार बनाया गया। तो ये हो गए अकबर के उत्तर पश्चिम अभियान। अकबर के दक्षिण भारत अभियान। अकबर के दक्षिण भारत अभियान कौन कौन से? सबसे पहले अहमदनगर का अभियान 1595 में प्रारंभ हुआ और 1600 ईस्वी तक चला। अहमदनगर की शासिका हुआ करती थी जिसका नाम था चांद बीबी। क्या नाम था? चांद बीबी। इस चांद बीबी ने मुगलों को खूब परेशान किया। कैसे किया अभी बात करेंगे। नंबर 1 अहमदनगर अभियान। अहमदनगर अभियान 5 साल तक चला एक तरीके से। 1595 से लेकर के 1600 ईस्वी में अंततः जाकर के मामला सेट हुआ था। ध्यान रखना शासिका कौन है? तो एक तो ग्वालियर वाला ध्यान रखना और एक यहाँ पर ये 2 महिला शासिकाएं हैं ये। ठीक है, शासिका कौन है? चांद बीबी। वहां पर कौन थी? दुर्गावती, गोडवाना वाला। ठीक है, माफ करना, ग्वालियर नहीं, गोडवाना। चांद बीबी। तो शासिका कौन थी? चांद बीबी। कहाँ की? अहमदनगर, महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना। अकबर ने चांद बीबी के खिलाफ मुराद के नेतृत्व में सबसे पहले सेना भेजी थी। मुराद और दानियाल ये अकबर के पुत्र हुआ करते थे। बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण इनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। आगे बात करेंगे जहांगीर के समय, क्योंकि शराब है बड़ी खराब। नशा नाश कर देगा फिरोगे दानो दाने को, हाथ में कटोरा होगा और कोई ना देगा खाने को। ठीक है, इसलिए नशे से दूर रहना चाहिए युवा वर्ग को। विशेष रूप से आप भारत के अधिष्ठाता हैं, आप भारत के निर्माता हैं, तो आपको एटलीस्ट नशा नहीं करना चाहिए। खैर, तो चांद बीबी ने युद्ध लड़ा और वीरतापूर्वक मुराद का सामना किया और मुराद को भागने पर बाध्य कर दिया। किसने? चांद बीबी ने। अंततः जैसे कैसे जो है 1600 ईस्वी में जाकर के मुगलों के साथ में संधि हुई और बरार का जो प्रदेश था वो मुगलों को दे दिया गया। किसको दे दिया गया था? मुगलों को दे दिया गया। इस प्रकार अंतिम रूप से जो है अहमदनगर के ऊपर जो विजय प्राप्त हुई थी वो कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। वस्तुतः अहमदनगर विजय का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है अब्दुल रहीम खाने खाना को। किसको दिया जाता है? अब्दुल रहीम खाने खाना को। आगे बात समझ में क्लियर है? तो देखिएगा कि अकबर ने अपने पुत्र मुराद को अभियान पर भेजा। असफल।
अंततः अंत में अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में अभियान हुआ। ये आपका क्या हुआ? सफल रहा। मुगलों के साथ संधि, बरार का क्षेत्र मुगलों को दिया गया। ठीक है, तो अंततः 1600 ईस्वी में जाकर के इस प्रकार से अहमदनगर के ऊपर क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। चलिए लास्ट बात करते हैं, असीरगढ़ विजय। इंपॉर्टेंट है। असीरगढ़ बोले तो 1601 ईस्वी। असीरगढ़ कहाँ पर है? एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में। ठीक है, देखो असीरगढ़ का शासक था जिसका नाम था मीरन बहादुर। इस मीरन बहादुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और इस प्रकार अकबर स्वयं जो है इस अभियान के ऊपर जाता है, मीरन बहादुर को बहुत बुरी तरीके से पराजित करता है और पराजित करने के बाद में इस असीरगढ़ के किले की सोने की चाबियों से इसके ताले खोले। यह अकबर के जीवन का अंतिम अभियान था। शासक मीरन बहादुर। ठीक, ध्यान रखना कि अकबर स्वयं अभियान पर गया। देखो मैंने आपका थोड़ा टाइम कंज्यूम वहीं पर किया है जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे। ठीक है, स्वयं अभियान पर गया और अभियान पर जाने के बाद में विजय रहा। किले को सोने की चाबियों से खोला। ठीक है, ध्यान देना बेटा कि अकबर के जीवन का अंतिम अभियान था। अकबर के जीवन का अंतिम अभियान था। एक नोट लगा रहा हूं भाई, ठीक है, क्योंकि एक अभियान रह गया हमारा। अकबर ने गुजरात पर 2 बार आक्रमण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। माफी चाहता हूं। ठीक है,
पहली बार 1572 ईस्वी। ध्यान रखना यहां पर सेनापति की बात कर रहे हैं। मिर्जा अजीज कोका, मिर्जा अजीज कोका, जिसे खाने आजम कहा जाता था। दूसरा 1573 अकबर जो है अकबर श्रम अभियान पर गया। अकबर श्रम अभियान पर गया था दूसरे वाले में, ठीक है ना। वहां उस समय शासक था मिर्जा हुसैन, मोहम्मद हुसैन मिर्जा। शासक मोहम्मद हुसैन मिर्जा, हुसैन मिर्जा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि गुजरात अभियान के दौरान पहली बार, तो गुजरात अभियान के दौरान अकबर ने जीवन में पहली बार, अकबर ने जीवन में पहली बार समुद्र देखा। और दूसरी चीज ध्यान रखना कि विंसेंट स्मिथ ने अकबर के इस अभियान को ऐतिहासिक व द्रुतगामी अभियान कहा है। ठीक है, ऐतिहासिक व दूरगामी सबसे फास्ट अभियान कहा किसका, अकबर का। आगे बात समझ, तो ये चीज ध्यान रखना, ये हमारा रह गया था उत्तर पश्चिम भारत के दौरान, ये गुजरात अभियान अपना रह गया था भाई, छूट गया था, माफी चाहता हूँ उसके लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहली बार उसने समुद्र को देखा और पहली बार वो वस्तुतः वहां पर पुर्तगालियों से भी मिला था। किससे मिला था, पुर्तगालियों से मिला था। 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को पेचिश के कारण अकबर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और अकबर को अर्श आसियानी अर्थात स्वर्ग में रहने वाला बताया गया है। 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हुई। ध्यान रखना, उसे अर्श आसियानी अर्थात स्वर्ग का निवासी बताया।
उससे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे कि अकबर ने, आगे पढ़ाऊंगा वैसे तो कला संस्कृति में, कि इसी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था 1602 में इल्तुतमिश के द्वारा निर्मित अतारकिन के दरवाजे से प्रभावित होकर के अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। अभी बुलंद दरवाजे का निर्माण पूर्ण जो हुआ है वो ध्यान रखना 1602 में। निर्माण पूर्ण कब हुआ? 1602 में। वस्तुतः प्रारंभ कब किया है ये उसके बारे में कोई भी आपको उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन पूर्ण कब हुआ है? 1602 ईस्वी में निर्माण पूर्ण हो गया था। चलिए आगे की बातें, अकबर के कुछ प्रमुख कार्य वगैरह ये अगली क्लास में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ये अकबर के अभियान हमने सारे बात कर लिए। जैसे अगली क्लास में बात में आपको बताऊंगा कि 1562 ईस्वी में दास प्रथा के ऊपर रोक लगाई गई। हरखाबाई का प्रभाव इतना ज्यादा था अकबर के ऊपर, ठीक है ना, और हरखाबाई को प्रसन्न नहीं करना चाहते थे अकबर, इसलिए प्रारंभिक समय में हरखाबाई और अकबर के रिलेशन ठीक नहीं थे, क्योंकि जबरदस्ती विवाह किया गया था भारमल के द्वारा, ठीक है। पसंद नहीं करती थी हरखाबाई मुगलों को। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया। 1564 में जजिया कर समाप्त किया गया। भारत में जजिया कर के ऊपर वस्तुतः हम लोग बात कर चुके हैं विशेष रूप में। मैंने आपको कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले लगाया था, ठीक है ना। आगे बात समझ में, देवल विजय, सिंध की विजय के बाद में सबसे पहले उसने लगाया। उसी समय आपको बताया था 712 ईस्वी में तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से वसूला था। लोधी वंश में यदि हम बात करते हैं तो सिकंदर लोधी ने लगाया था। कश्मीर में पहली बार जो है जजिया कर लिया गया था सिकंदर शाह के द्वारा। तो ये भी सारी चर्चाएं करेंगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये सारी बातें अगली क्लास में बात करेंगे। शेरशाह सूरी के शासनकाल में ये जो जजिया कर था ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। वो नगर कर के रूप में लिया जाता था। किस रूप में? नगर कर के रूप में लिया जाता था। तो इस बात का भी आप लोग क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। अगली बात समझे। तो ये सारी की सारी बात। मुगलों में यदि हम बात करते तो पहला मुगल व्यक्ति था जिसने जजिया कर को हटाया था, कौन था? अकबर था, ठीक है। 1580 में इस जजिया कर को कुछ थोड़े से समय के लिए वापस लगाएगा। फिर औरंगजेब ने 1679 में जाकर के जजिया कर लगाया। हिंदुओं ने विरोध किया था, राजपूतों ने इसका जो है विशेष रूप से विरोध किया, तो कुछ स्थानों से इस जजिया कर को हटा भी दिया गया था। 1712 में जहांदार शाह ने अपने मंत्री, उसके मंत्री थे जिनका नाम था जुल्फिकार और एक का नाम था अहमद खां, इसके कहने पर जजिया कर को पूर्ण रूप से हटा दिया गया था जहांदार ने, ठीक है। फिर बाद में 1717 ईस्वी में 1713 वस्तुतः फर्रुख सियर का शासनकाल आता है, जिसे मुगल काल का घृणित कायर या लंपट मुर्ग कहा जाता है। एक बार फिर लगाया, फिर 1700 हटाया, फिर 1717 में फिर इसको हटा दिया, ठीक है, और फिर 1717 में इसने फिर लगाया। अंततः इस जजिया कर का दमन हुआ 1720 में, जब मोहम्मद शाह रंगीला ने
इस जजिया कर को जय सिंह के कहने पर पूर्ण रूप से क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो ये सारी की सारी बातें हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।